पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान 3 ए से मिलके चलता है। एक अल्लाह हो गया, एक आर्मी हो गया, एक आईएसआई है। आईएसआई को कुछ और कहा जाता है, मतलब उसका भी है कि पाकिस्तान का जो है तो 3 ए से मिलके चलता है। अल्लाह, आर्मी और आईएसआई को पता नहीं क्यों ये कहा जाता है या कुछ कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा चीज़ ये है कि जैसे पाकिस्तान की जैसे जो वो है पूरी मतलब फॉरेन पॉलिसी है, वो पाकिस्तान की जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है वो सेना और आईएसआई नहीं, अल्लाह आर्मी हुआ, तीसरा ये क्या होगा, ऐसे कुछ मैं लिखा हूँ इसको, मैं मेरे पास नोट डाउन ढूंढूंगा मैं जरूर। पाकिस्तान में एक तो ये चीज़ है। दूसरा चीज़ जैसे पाकिस्तान की जब एनालिसिस होती है, पाकिस्तान के एनालिसिस में देखिए जैसे सेना है, सेना में पंजाबियों का कब्जा है, राजनीति है, पंजाबी उसमें भरे पड़े हैं। ठीक। दूसरा उनके यहाँ जो पंजाबियों का ये सीन है कि पंजाब जो प्रदेश है, पंजाब प्रदेश में इतनी सीटें हैं केंद्र सरकार बनाने के लिए, पाकिस्तान की केंद्र सरकार के लिए पंजाब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है शायद 172 सीटें हैं उसमें। तो अगर आपने वो पंजाब जीत लिया तो आपको नहीं वो पंजाब वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण राज्य इसीलिए बना हुआ है। अब जैसे आप सोचिए, अब एक बात बताइए कि अगर मैं उत्तर प्रदेश जीत लूं तो क्या मैं भारत सरकार बना सकता हूँ? जवाब है नहीं, आपको पूरे देश में जीतना पड़ेगा। हाँ, पूरे, इसीलिए आपको पूरे देश पे ध्यान देना पड़ेगा। अब चूंकि इन्होंने ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बांटी है, तो पंजाब अगर आपने जीत लिया मतलब आप देश जीत गए, पाकिस्तान जीत गए। बलूचिस्तान में शायद पता नहीं, डिवीजन बताता हूँ मैं आपको, रुको। अच्छा ध्यान से सुनिए, मैं बताता हूँ। जनरल सीट के लिए बलूचिस्तान में 14, खैबर पख्तूनख्वा में 35, पंजाब में 148, सिंध में 61, फेडरल कैपिटल में 2, फाटा में 12, टोटल 272। 272 का आधा कितना हुआ? 272 का आधा हुआ 150 और 150 कहा 140 में 280 हुई है ना? हाँ 140, हाँ 140 में 280 हुई क्या? 150 से घटा 272 का मतलब हो गया कि 272 मतलब हो गया आपका 227 है ना, 1428, 148 अगर सीट एक ही स्टेट में है तो आप पूर्ण बहुमत में आ गए आप। ये कौन सा डिवीजन है ये मैं जानना चाहता हूँ, ये किस बुद्धिमान आदमी का? नहीं ऐसा होगा ना, जब सीटों का जो डिवीजन किया जाता है वो जनसंख्या के आधार पे होता है। भारत में भी आप देखिए कि हमारे यहाँ भी जो सीटें हैं वो सन 71 से रुकी हुई हैं, उसके बाद से बढ़ी नहीं। सन 71 की जनगणना थी, उसी पे फिर ये हो रहा था। 2021 की जब जनगणना होगी तो सीटों को फिर से बढ़ाया जाएगा। तो दक्षिण के राज्यों ने ये कहा कि चूंकि उत्तर के राज्य जो है वो सरकार की जो नीतियां हैं, जनसंख्या नियंत्रण वगैरह, इन सब पे बहुत फोकस्ड नहीं है, तो पता चला जो मतलब जो हमारी पॉलिसीज हैं उनको जो फॉलो नहीं कर रहा है, आप उनको ज्यादा सीटें देकर रिवार्ड दे रहे हो, हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट में अच्छा योगदान कर रहे हैं और हमको रिवार्ड की जगह जो है आप हमको पनिशमेंट मिल रहा है। तो इस नाते भारत में भी लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई गई अभी। जनसंख्या के आधार पे आप देखेंगे बेसिकली क्या होता है, जो ये प्रतिनिधित्व का मॉडल है, इस मॉडल में क्या होता है कि एक निश्चित जनसंख्या पूरे देश की, आप ऐसा समझिए कि पूरे देश की जनसंख्या निकाल दी जाए और पूरे देश की जनसंख्या निकालने के बाद यह तय कर लिया जाए कि हम 10 लाख पे एक हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे, संसद का एक सदस्य चुनेंगे। तो 10 लाख पे जब हम निकालेंगे तो क्या होगा कि हमने देख लिया कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ कि 1 अरब 40 करोड़ भारत की जनसंख्या है, और अगर मान लीजिए हम 10 लाख पे डिवाइड कर दें इसको, तो हमको नंबर ऑफ पार्लियामेंट आ जाएगा कि इतने नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इतने नंबर हो गए। ठीक। अब समस्या ये आती है कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत अधिक, बिहार की जनसंख्या बहुत अधिक, तो पता चला कि जो विकास के या सुशासन के जो मानक हैं उन पे जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनसे ज्यादा प्रतिनिधि चुन करके आपके पास आ गए। तो जो पावर का जो की है, सत्ता की जो चाबी है, वो पिछड़े राज्यों में चली गई। दक्षिण के राज्य अपेक्षाकृत प्रगतिशील माने जाते हैं और विकास के जो मानक हैं उन पे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उन पे अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उनको आप पनिशमेंट कर रहे हो। कारण है कि उत्तर भारत से इतने प्रधानमंत्री आए। हाँ, कारण यही है। उत्तर भारत से कारण इस वजह से हुआ कि देखिए दक्षिण के भारत, इसीलिए दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो इसलिए आरोप लगाते हैं, वो कहते हैं क्योंकि ज्यादा सीटें जहां से निकल करके आ रही, ज्यादा आप नंबर जहां से लेकर के आ रहे हैं। लोकतंत्र की सीधी सी चीज है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब संख्या, अब यूपी, बिहार और ये राजस्थान हुआ, राजस्थान को उतना हम नहीं इंक्लूड, हालांकि बीमारी राज्य का एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें इसमें क्या कहते हैं
बिहार और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश अच्छा, सब जोड़े। बिहार के साथ क्या कष्ट है बाबा? मतलब हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि 20 साल से तो है सुशासन बाबू वहां पे, 20 साल से है ना? 20 साल में मतलब 20 साल बाद भी अभी मैं देख रहा हूं तो उत्तर प्रदेश बड़े तेजी से ऊपर आया है, टॉप 10 में, टॉप 5 में उत्तर प्रदेश इकोनॉमी वाइज। बिहार कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, बिहार का जो मेन पहले इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका जो मेन रेवेन्यू, टॉप रेवेन्यू जनरेट करने वाला एरिया था वो झारखंड था। झारखंड कटने के बाद से इनके पास जो माइंस और जो खनिज वगैरह जो भी चीजें थी वो हट गई। अब बिहार के पास ऐसा कोई ना तो उद्योग है ना तो कुछ ऐसी चीजें। दूसरा, एक मेरा अपना पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं सही ना हूँ, कि बिहार की जो अच्छी ब्रेन है वो क्या होती है, बिहार के बाहर जाती है। बिहार में आप देखेंगे, बिहार के आप किसी भी राज्य में चले जाइए, चाहे आप महाराष्ट्र चले जाइए, चाहे आप दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर देख लीजिए, साउथ इंडिया देख लीजिए, जो वहाँ का स्किल्ड हैंड है वो सब बाहर है। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कुछ बड़ा काम करने वाला तो आदमी ये हो। इल्जाम तो उत्तर प्रदेश में लगा सकते हो आप। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप सेम कह रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिकतर भाग जाती है। उत्तर प्रदेश के साथ क्या है कि उत्तर प्रदेश जो सीधे सीधे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश जो है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, वो अपेक्षाकृत अन्य जगहों से तुलना में अधिक विकसित है। तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा है एक चीज। दूसरा चीज ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक स्थिरता आई है पिछले आप कह सकते हैं 10-1 सालों में, 10-15 सालों में, उसने उत्तर प्रदेश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। और बिहार ने जितना एक फेज अराजकता का झेला है, राजनीतिक स्थायित्व, जातीय संघर्ष, और दूसरे जो वहाँ का राजनीतिक चरित्र था, उसने क्या किया कि ऐसा कोई मॉडल नहीं बनाया कि जिससे बिहार के लिए, ग्रोथ के लिए कोई मॉडल हो। आपको मैं बताऊं, एक व्यक्तिगत अपना अनुभव बता रहा हूँ। एक शादी में मैं बिहार गया था और उसमें जो सड़क थी, सड़क इस वजह से पता चल रही थी कि किनारे किनारे पे थोड़ी सी तारकोल की सदियों पुरानी पट्टियां थी, बीच में पूरा गड्ढा था, और ये हो रहा था कि दोनों तरफ जो किनारे वो बयां कर रहे थे कि यही सड़क है। सड़क का कोई निशान नहीं, नामो निशान नहीं था। तो बिहार में जो भौतिक आधारभूत ढांचा था उस पर सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अभी भी नहीं दे रही है। अभी के बारे में जैसे अब एक बात बताता हूँ, अभी मैं नितिन गडकरी के लगातार वो देखते रहता हूँ कि ये जो है हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, लेकिन कभी भी उनका मैं उसमें नहीं देखता हूँ कि उसमें बिहार का सेक्शन है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से देखिए, राज्य के विकास में केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि जो उनका जो रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू का बड़ा पार्ट जो है सेंटर देता है। लेकिन सेंटर के साथ स्टेट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि अलग अलग पार्टी की सरकारें हैं और सेंटर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, तो भी उस देश के, उस प्रदेश के मुखिया को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, और जो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी है उसको निरंतर प्रयास करना चाहिए कि उसको एक बड़ा शेयर केंद्र से निगोशिएट करना चाहिए और केंद्र को विश्वास में लेना चाहिए। अपने राज्य में काम करने की परिस्थितियां ऐसी बनाई जानी चाहिए कि जिससे निवेश आए, भौतिक आधारभूत ढांचा भी बदले, लोगों को वहीं पे रोजगार मिले। एक उदाहरण दूंगा, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में कोई सड़क बन रही है, ठीक, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बगल में आपने देखा होगा NH-24 बन रहा है। NH-24 जब बनेगा और वो बन रहा उत्तर प्रदेश में, तो उसमें उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार मिलेगा, भले से काम करने वाली एजेंसी बाहर की ही क्यों ना हो। ठीक, एक तो ये चीज हुआ। रोजगार मिलने से रेवेन्यू, आमदनी आती है। मान लीजिए कुछ आमदनी बढ़ी, ठीक, जो आमदनी बढ़ेगी वहीं पे खर्च होगा, तो एक साइकिल चल जाती है। तो जितना ज्यादा सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्र में खर्च करती है, उतना ही रोजगार बढ़ता है। और जो सड़क बन जाएगी, उस सड़क का परिवहन का एक जो तेज माध्यम बन जाएगा, वह क्या करेगा, आपके गति को, आपके विकास को जो गति देगा। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, एक तरफ ये है जो है दिल्ली और हरियाणा, और ये मतलब इस तरीके से इसका जुड़ाव है कि कुछ जो भारत के प्रमुख आर्थिक विकास के जो केंद्र है उससे जुड़ा हुआ। हाँ, दिल्ली NCR था तो उससे जुड़ा हुआ। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है असम और पंजाब GDP में बराबर हो गए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे GDP के लिए
असम हुआ, पंजाब हुआ। जनसंख्या दोनों बराबर है, हाँ, ये असम की ज्यादा ही है। हाँ, असम की ज्यादा ही होगा। जैसे जीडीपी वगैरह की मैं बताऊँ, जीडीपी है, लेकिन जीडीपी एक एवरेज मानक है। एवरेज मानक होने का मतलब होता है कि जैसे जीडीपी मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश की भी जीडीपी बड़ी होनी चाहिए। जीडीपी में सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो हमारा क्या कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, और इसमें इसको स्टेट के लिए जीडीपी बोलते हैं, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होना चाहिए वो सर्विस सेक्टर का होना चाहिए। अच्छा। हाँ, सर्विस सेक्टर का होना चाहिए। ये माना जाता है कि इसको विकास का पर्याय माना जाता है, कि ऐसे समाज जहाँ पर आमदनी का सबसे अधिक जो जरिया है या रोजगार का, वो सर्विस सेक्टर से आ रहा है, स्किल्ड लेबर से आ रहा है, स्किल्ड क्लास से आ रहा है। तो वो एक तो ये चीज हुई। दूसरा चीज इंडस्ट्री है, तीसरी चीज एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर में क्या होना चाहिए कि एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है, लेकिन एग्रीकल्चर पे जो डिपेंडेंसी है लोगों की, एक तो वो कम होनी चाहिए। आमदनी आए, ठीक है, अच्छी बात है, उस पर बहुत सारे लोग रोजगार के लिए डिपेंड हैं। और इंडस्ट्री होनी चाहिए। इंडस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपके राज्य के या देश के जो ज्यादातर लोग हैं, जो स्किल्ड, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लोग हैं, उनको रोजगार मिल सके। तो उत्तर प्रदेश में इस मॉडल में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की पूरी संरचना उठा करके देखिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने भारी मात्रा में निवेश किया। मैं केवल सड़कें बनाने की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर नए नए जो एजुकेशनल या इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, सेंटर्स खुल रहे हैं, चाहे एम्स की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हो, उनकी बात करूंगा मैं, सड़कों की बात करूंगा मैं, हॉस्पिटल्स की बात करूंगा। आप जरा ये सोचिए कि अगर कोई निजी क्षेत्र में खूब ढेर सारे हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तो हॉस्पिटल के लिए नर्स तो चाहिए ही। पुरुष भी नर्स हो सकता है, महिला भी हो सकता है, डॉक्टर हो सकते हैं। जहाँ हॉस्पिटल खुलेगा वहाँ सामने ठेला पटरी रेहड़ी लगाने वाला भी आदमी होगा, चाय बेचने वाला होगा, जूस बेचने वाला होगा। तो जब इस तरीके की आर्थिक गतिविधियां या इस तरीके की संरचनाएं स्थापित करते हैं, तो अपने आप उस क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलता है। और यह रोजगार क्या करता है, आपके राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको बढ़ाता है। लेकिन इसमें मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि जो रेशियो है वो सर्विस सेक्टर का बड़ा होना चाहिए। अच्छा, इससे आते हैं एक बात पे कि जब भी हम देखते हैं, जैसे नहीं होता कि जैसे हमने डिस्कस किया कि अलग अलग केंद्र सरकार, राज्य सरकार में जो सरकारें हैं, अगर उनके मुख्य लीडर्स, क्योंकि सब एक्टिंग करते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अंदर अंदर सबकी आपस में पटरी होती है, तो जो भी एक्टिंग कर रहे हैं, अगर जेन्युइनली कुछ लोग उस एक्टिंग भरोसा करने लग जाते हैं, तब गड़बड़ हो जाती है। अदरवाइज तो मुझे लगता है अच्छे संबंध होते हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, रेवेन्यू बांटने के लिए हर 5 साल पे एक जो है वित्त आयोग का गठन होता है। वित्त आयोग ये तय कर देता कि ये पैरामीटर्स हैं, जनसंख्या हो गई, विकास के कुछ सूचकांक हो गए, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, इनको इतना जो है इसका हिस्सा। पर इन्होंने तो पांच साल खत्म कर दिया, तो हर साल कर रहे हैं। नहीं, ऐसा था कि नीति आयोग नहीं, देखिए नीति आयोग योजना आयोग की जगह बनाया गया है। ये बेसिकली क्या है कि थिंक टैंक है पॉलिसी मेकिंग के लिए, लेकिन वित्त आयोग जो है 5 साल का ही है। हाँ, 5 साल का संवैधानिक संरचना है। योजना आयोग क्या करता था कि पहले योजना आयोग के बारे में बता दूं कि योजना आयोग जो एक संविधानेतर संस्था है, संविधान में उसका जिक्र नहीं है, कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। उसका काम एक थिंक टैंक के तौर पे करना था, सलाह देना। हाँ, सलाह देना। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया, लेकिन जो पैसे का बंटवारा होता है वो वित्त आयोग करता है। अब अगर जनसंख्या को, अब उसमें देखिए ऐसा होता है ना कि उसमें परसेंटाइल्स होते हैं। जैसे मान लीजिए जनसंख्या हो गया, जनसंख्या के आधार पे जो है जो पैसा जा रहा है उसका 30% जाएगा या 10% जाएगा, 10%, 20% कुछ भी। या फिर ये होगा कि HDI का नाम आपने सुना होगा, या कोई सूचकांक शिक्षा का ले लिया, या फिर किसी भी तरीके का सूचकांक ले लिया, उसके आधार पे हम इतना पैसा देंगे। या फिर केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उनका पूरा क्रियान्वयन कर ले रहे हैं, तो परफॉर्मेंस भी उसमें जोड़ा जा सकता है। एक जो आपके पास आंकड़े हैं, जो आपकी जनसंख्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, उनके अलावा इस तरीके की चीजें आंकड़ों को जोड़ा गया। लेकिन इसके अलावा सरकार क्या करती, विशेष योजनाएं चला करके भी आपको फंडिंग कर सकती केंद्र सरकार। जैसे आप देखते होंगे पहाड़ी राज्यों को एक प्रिविलेज मिलता है। अब प्रिविलेज कैसे पहाड़ी राज्यों को, जैसे जो पैसा बांटा जाता है वो 2-3 तरीके का होता है। एक तो पैसा बांटा गया कि केंद्र सरकार का जो रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ उसमें जो स्टेट शेयर है वो दे दिया। दूसरा क्या हुआ कि केंद्र ने अनुदान दिया, ठीक। उसमें क्या होता है कि कुछ पैसा ऐसा आता है कि केंद्र सरकार ने कहा कि 100 रुपए की इसकी लागत है,
इसमें से हम 50 दे देंगे, 50 स्टेट को लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे स्वच्छ भारत मिशन में भी इस तरीके का एक वो है, मॉडल है कि 40 टॉयलेट बनाने के लिए 40% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी, बाकी 20% निकाय को स्वयं वहन करना पड़ेगा। उसी तरीके से रेवेन्यू का एक मॉडल बन जाता है। आप तो देखिए पीपीपी मॉडल भी है कि उसमें कहा गया कि आप पब्लिक फंडिंग से या क्राउड फंडिंग से आप जुटाएंगे, कि निजी क्षेत्र को इसमें जुटाइए। ठीक है, हाँ। तो जैसे क्राउड फंडिंग का एक एग्जांपल ये बताएं, जैसे पीएम केयर है, उसमें क्या होता है कि पीएम केयर में जो पैसा जाता है सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करती है। पहाड़ों के लिए जो नियम बनता है कि केंद्र क्या कहेगा कि अगर सामान्य राज्य को 50% हिस्सा दे रहा है, तो पहाड़ी राज्यों के लिए, दुर्गम राज्यों के लिए या जनजातीय राज्यों के लिए बोल देगा कि 75 पैसे या 80% जो है वो हम देंगे, 20% आप लगाओ। तो एक तरीके से एडवांटेज है, एक तरीके से ये जो है केंद्र सरकार की सुविधा है, एक चीज। दूसरी चीज, कभी कभी विशेष राहत पैकेज दे सकता है, जैसे बिहार ने मांगा था केंद्र सरकार से, जैसे बाढ़ आने पे दिया जा सकता है संकट काल में, या फिर कुछ हम काम करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए, तो इसमें स्पेशल फंडिंग हो जाती है। लेकिन जैसे आपने कहा मिले होने की बात, मैं उस पर टिप्पणी करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि केंद्र राज्य के संबंध जो है, उनको लेकर के समय समय पे बहुत सारी कमेटीज बनाई गई कि केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा या रेवेन्यू का बंटवारा, या फिर उनके जो रिलेशंस होते हैं या जो सेंटर का हस्तक्षेप है, इसके ऊपर एक मॉडल बनाने की बात हुई। जैसे आपने राजा मन्नार समिति का नाम सुना होगा, और बहुत सारी कमेटीज आई जिन्होंने इस तरीके के ऊपर अपनी बात रखी। लेकिन अभी भी भारत में केंद्र की जो भूमिका है, केंद्र का जो महत्व है, वो निश्चित रूप से ज्यादा मजबूत और ज्यादा निर्णायक है। चूंकि डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी नहीं, हाँ नहीं, देखिए मैं बताऊं एक्चुअली कारण क्या था कि जैसे ही हम आजाद हुए थे, तो आजाद होते ही हम क्या हुआ, 2 टुकड़े में टूट गए। 2 नहीं, बेसिकली 3 टुकड़े थे। तो एक पाकिस्तान जो बना वो 2 हिस्से था पाकिस्तान का, ठीक हुआ। तो उस समय ये तय कर लिया गया था कि भारत को एक ढीला ढाला संघ न बन करके एक ऐसा संघ बनाया जाएगा। इसलिए हमने फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल न करके यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया। यूनियन मतलब यूनिटी, केंद्र के पास अधिक शक्ति रहेगी, राज्य उसमें रहेंगे, लेकिन राज्यों की भूमिका जो है मतलब ये रहेगी, मतलब यूनिटी पे ज्यादा फोकस किया गया। नया नया राज्य था। डेमोक्रेसी एक ऐसा मॉडल है कि इसमें क्या होता है कि अगर आप डेमोक्रेसी को ठीक तरीके से नहीं लागू कर रहे हैं तो बहुत सारी विसंगतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे डेमोक्रेसी पे आते हैं, डेमोक्रेसी में जैसे हम एक और वो था ना कि डेमोक्रेसी में हम जब कहते हैं, आंखों से आंसू क्यों आ रहे डेमोक्रेसी पे हम कहते हैं हमेशा कि डेमोक्रेसी जो है वो जैसे चाइना है, रशिया है, ऑटोक्रेसी है, एक एक पार्टी का राज है उनके यहाँ पे। एक बंदा कोई होता है जो अगेंस्ट वोट डाल देता है, 99.9 लोग सरकार को वोट डालते हैं। एक बंदा नोटंकी के तहत वो जैसे कम्युनिस्ट करते हैं हमेशा कि वो अगेंस्ट वोट डालता है, वो ये दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। तो भाई तो अच्छा, लेकिन अमेरिका अपने आप को चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी मानता है, लेकिन एक से केवल एक बढ़ी हुई पार्टी है उसके पास, 2 पार्टी है। आप समझ रहे हैं? लेकिन अगर डेमोक्रेसी करना चाहूंगा, हाँ, 2 नहीं, वहां पे एक ग्रीन पार्टी भी है, हाँ, लेकिन वहां पे मेजर 2 ही पार्टियां हैं, हाँ, जो और सारे निर्णायक हैं, और छोटे छोटे हैं, लेकिन वो पनप नहीं पाए, पनप नहीं पाए। जो वहां पे जिस तरह से भारत में राज्य जो है नेगोशिएट करते हैं पावर को, राज्य जो नेगोशिएट करते हैं पावर को, आप सोचिए कि भारत ही ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेसी की सच्ची परिभाषा आपको मिलेगी, क्योंकि 20 पार्टियां हैं, 22 पार्टियां। हाँ। आपका मन करे कल आप पार्टी शुरू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जनता जुटा लीजिए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, आपकी मर्जी है। तो ये जो राज्य हैं, जब वो केंद्र से नेगोशिएट करते हैं, चूंकि वो सीटें पाते हैं उनका, जैसे एक है वो जगनमोहन रेड्डी या ये जो उड़ीसा वाले हैं, ये मतलब ऐसे हैं कि सरकार के हमेशा साथ रहते हैं और इसीलिए बहुत अच्छा पैकेज नेगोशिएट कर ले जाते हैं हर मुद्दे पर सरकार के साथ। तो मैं वो जानना चाहता हूं कि भारत को क्या आप सच्ची डेमोक्रेसी मानते हैं? यही एक विश्व की जेन्युइन डेमोक्रेसी है, जो मतलब जैसे कहा गया ना, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक हम इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने 1947 में आके हमें ज्ञान दे दिया कि आज से डेमोक्रेटिक बन जाओ बच्चा फटाफट। डेमोक्रेटिक हम इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिक जो अंडर करंट है, जो हमारी फिलॉसफी है, वही डेमोक्रेटिक है।
डेमोक्रेसी क्या है, कि डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है कि एक आपकी जीवन शैली, लाइफ स्टाइल है, आपके सोचने का तरीका है, और ये आपकी सोच में होना चाहिए। आप सोच से डेमोक्रेटिक हो या नहीं। लगता है भारतीयों की सोच में है डेमोक्रेसी? काफी हद तक है, काफी हद तक। मैं डेमोक्रेसी की भी कुछ चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। अब जैसे अमेरिका और भारत की बात हो रही थी, भारत में क्या है कि जैसे मल्टी पार्टी या फिर बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे दल हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, और बहुत सारे प्रभावी भी हैं भारत में। जैसे इस समय 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और स्टेट पे भी बहुत सारे हैं। भारत में क्या है कि जैसे ये हो सकता है कि मैं आपको बताऊं, शुरुआती जो फेज था कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में भी कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, और जब चौथे आम चुनाव शुरू हुए तो स्टेट में क्या हुआ कि कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हुआ करते थे, वो कांग्रेस के शीर्ष संगठन से, नेतृत्व से खफा होकर के उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। और राम मनोहर लोहिया थे, हाँ, बड़े सारे नहीं, राम मनोहर लोहिया कामराज के, और ये हाँ नहीं, के कामराज भी थे। राम मनोहर लोहिया समाजवादी पार्टी से थे, समाजवादी विचारधारा के थे, लेकिन कांग्रेस ही थे वो। भाई कांग्रेस से ही सब पैदा हुआ है, कांग्रेस से ही। मैं आपको बता दूं, कम्युनिस्टों को छोड़ करके और दक्षिणपंथी विचारधारा को छोड़ करके बाकी सब कुछ कांग्रेस था भारत में, बाकी सब कुछ था। कम्युनिस्ट कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कम्युनिस्टों के नाम पे याद आया, एक दिन फांसी लगती है, 3 लड़के उस पर शहीद होते हैं। उसी फांसी को 3 लौंडे जाते हैं, चूम लेते हैं, मुस्कुराते हैं, तीनों के तीनों हंसते मुस्कुराते जाते हैं, फांसी के फंदे में चूम लेते हैं। पर उसमें से एक ही लौंडे की तारीफ की जाती है, एक ही लौंडे को पुश किया जाता है, एक ही लौंडे की, ऐसा लगता है जैसे उस दिन अकेला वही शहीद हुआ था, बाकी 2 नहीं हुए थे। मैं बताऊं उसके पीछे क्या कारण है? मैं बताऊं, बटुकेश्वर दत्त और क्या नाम, राजगुरु वाज मराठी, बटुकेश्वर दत्त वाज बंगाली, और ये भाई साहब थे सिख पंजाब से। जितने पॉपुलर हैं भगत सिंह, एंड आई हैव नो डिसरिस्पेक्ट फॉर हिम, आई रियली रिस्पेक्ट हिम एंड लव हिम। वो भी नहीं है कि मैं उनकी कोई बेइज्जती करूं। मेरा ये कह रहा हूं कि ये पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा घटा कैसे, ये कम हुआ। मैं आपको बस 2 लाइन में इस चीज को क्लियर करता हूँ। भारत में इतिहास लेखन में वामपंथियों का शुरू से वर्चस्व रहा। जिसे चाहा हीरो बना दिया, जिसे चाहा उसका कद छोटा कर दिया। भारत में जैसे इतिहास लेखन की कई विचारधाराएं थी, उसमें साम्राज्यवादी भी है, राष्ट्रवादी भी है और कम्युनिस्ट भी है। तो कम्युनिस्टों का क्या रहा कि कम्युनिस्टों ने क्या किया कि इनका कब्जा रहा है, लंबे समय तक रहा है। तो इन्होंने जो लिख दिया, जो आप पढ़ के आओगे वही आप सोचोगे। एक तो ये कम्युनिस्टों का ये रहा। पर उसके पीछे जो जड़ में था, जहां तक मुझे लगता है, जड़ में शायद कुछ ऐसा था कि कम्युनिस्टों को हीरो नहीं था। कम्युनिस्टों को हीरो नहीं था ना, उन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई पार्टिसिपेशन किया। तो जो ये इस बंदे ने मैंने प्यार किया नाम की फिल्म छोड़ दी थी, पीयूष मिश्रा। आप समझिए कि पीयूष मिश्रा जैसा आदमी जिसने मल्टी डायमेंशनल आदमी हो, बिल्कुल ठीक है ना, वो गाने लिख सकता, गाने गा सकता है, सिंगर है। हाँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा था। एक छोटा सा सेक्शन है ललन टॉप वालों का। पीयूष मिश्रा ललन टॉप कहाँ गया ऊपर, और इसमें एक सेक्शन उसने कम्युनिज्म पे बोला है। अब इस पर राहुल, अच्छा, पीयूष मिश्रा के मुंह से ये बातें सुन के आपको बड़ा आश्चर्य होगा। पीयूष मिश्रा मतलब स्टॉन्च कम्युनिस्ट, स्टॉन्च कम्युनिस्ट, समझ रहे हो ना? मतलब वो बंदा जिसने मैंने प्यार किया ऐसी फिल्म छोड़ दी कम्युनिज्म के लिए। लेकिन जब आप उसके विचार मैं सुनाना चाहूंगा आपको, है ना, 1 मिनट ये देखिए। कम्युनिस्टों से नाराज क्यों है, कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट क्यों, ठीक है, सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। भूतपूर्व कॉमरेड इतना भविष्यवादी कैसे हो गया? किसी तरह आ गया कॉमरेड नहीं तो मेरी स्थिति करी आपको, वही तो सही है। वही दौर था जब कम्युनिस्टों ने पूछा हुआ था मेरे को, कह रहे काम करो। कम्युनिस्टों ने 20 साल जो है मेरी आपको पकड़ में लिया, शहर दिल्ली में। परिवार अरे गंदी चीज है, माँ गंदी चीज है, बाप गंदी चीज है, परिवार गंदी चीज है। तुम्हें समाज के लिए काम करना, समाज के हिस्से नहीं है, वो भी समाज के हिस्से है। तो नहीं, समाज के हिस्से अलग होते हैं। ये संदेश अलग कुछ और है, समाज कुछ और है। क्रांति कहीं से आएगी, लाल बत्ती ठहरी हुई है, अभी तुम देखोगे भी आएगी, क्रांति होती हुई आएगी। और लगातार 20 साल तक मुझसे काम करवाते रहे।
और जब पैसा कमाना पाप है, जो पैसा कमाता है वो पूंजीपति कहलाता है, कैपिटलिस्ट हो जाता है। पैसा कभी मत कमाना, मैंने कहा नहीं कमाऊंगा सर, सबको छोड़ दिया मैंने जिंदगी में, सबको, माँ बाप को, बीवी को। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं खराब बाप हो गया, मैं खराब बेटा साबित हो गया, जब मुझे लगा कि खराब बाप साबित नहीं होगा, जोश तब बहुत छोटा था, मेरा बड़ा बेटा जो था, तब मेरे को एहसास हुआ कि यार ये तो पूछा गलती कर रहे हो, तुम्हारा सब कुछ ले लिया। उन लोगों ने सब कुछ ले लिया और परिवार की कोई कतई चिंता नहीं थी। परिवार को भूल जाओ उस वक्त, जो है इसमें लगा दो। और ये जूनियर कैडेट से इतना खराब काम लेते हैं, कम्युनिस्ट को कुछ कहने के लिए। इनके कितना खफा होंगे ये सब? अरे हो ना खफा, मतलब तुम नाम ले दिया इसलिए तुम नाम ले दिया और बहुत हंसोगे तुम लोग, हाँ ना, हो और खफा हो ना, क्यों नहीं हो खफा। स्टालिन का भूत था। कम्युनिज्म मतलब स्टालिन होता है, एक बंदा होता है जो सबका सरमौर होता है और जो सारे बंदे जूनियर होते हैं और उस जूनियर को उसका भूत आना पड़ता है, क्या काम करना है, क्या नहीं, आज कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये जो है हम उससे सीख लेंगे। तो वो जो है पूरे स्टालिनिज्म ने कम्युनिज्म का जो है मतलब जो सत्यानाश कर रखा है और कर चुका है, वो सत्य था मेरे सामने। तो मैं लगातार काम करता रहा इनके लिए, लगातार काम करता रहा, टूट गया काम कर करके। मेरी फिजिकल हालत खराब हो गई थी, मेंटल हालत खराब हो गई थी, इमोशनली मैं ड्रेन हो चुका था। जब मैंने तय किया था कि मैं अब यहाँ, उसके बाद भूख बहुत जोर से लग गई। अच्छा लग तो बहुत देर से रही थी, लेकिन एहसास नहीं था कि भूख लग रही है। एक दिन अचानक बहुत जोर से भूख लग गई। तो मैंने कहा यार कि जो अब खराब बाप तो मत करो कम से कम, छोटा बच्चा था, मैंने कहा मुझे घुमा के कुछ नहीं दिया मैंने आज तक, खराब हस्बैंड, खराब बेटा, मतलब सब मेरे बूढ़ी आंखें तक रही हैं मुझे कि भाई हमको तो तुम कम्युनिज्म कर लो अपना, कुछ भी कर लो, लेकिन साहब ने हमको कुछ काम कमा के दे दो। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो उस दिन मैंने सिनेमा ज्वाइन करने की ठान ली। ये आदमी सलमान खान बनने वाला था 2003 में, मैं करीब जिसका करियर चौपट है, और जो है मैं सिनेमा का हो गया। मैं कैपिटलिस्ट 2003 बोल रहा है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। खूब पैसा कमाया और आज तक कमा रहा हूँ और कोई रिग्रेट नहीं है। और कमाते रहेंगे? कमाते रहूंगा यार, जब तक जिंदा हूं तो कमाता रहूंगा। कमा पा रहा हूँ इसलिए कमा रहा हूँ, मतलब हर बंदा तो नहीं कमा पा रहा ना, मैं कमा पा रहा हूँ इसलिए कमा रहा हूँ। आप सोचिए ये आदमी जो सलमान खान बन सकता, मतलब 1989 में मैंने प्यार किया आई थी, इसका मतलब इसको रोल ऑफर 1988 में हुआ होगा, कम से कम एक साल शूटिंग चली होगी लगभग, उसके बारे में प्लान किया होगा बड़ी जाते हैं। 88 से 2003, मतलब 88 से 1998 10 साल हो गए, और वो 15 साल, और उसके 5 साल से कम्युनिस्ट बन गया था ये, कम से कम कह रहा 20 साल मेरे चौपट हो गए जिंदगी के। मतलब आप ये मान के चलिए 1983 से कम्युनिस्ट बन गया था यार, और कहता है कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, माँ बाप की बेइज्जती करी, पत्नी की बेइज्जती करी, सब छोड़ दिया। अंत में जब बेटे की बारी आई तब मैंने बोला भाई अब नहीं हो पाएगा कम्युनिज्म। क्या कहेंगे आप इस पे? भैया 20 साल तक कम्युनिस्ट कौन रहता है? 20 साल तक कोई भी कम्युनिस्ट रहेगा, वो तो इंसान है, देश रहे देश बर्बाद हो जाए, है ना भाई। आप एक चीज ये बताओ, एक फेज है, दिमाग में आता, बगावत आती है, चीजें आती, दुनिया बदलना चाहते हैं, बस एक फेज है। लेकिन आप मेन स्ट्रीम में आओ ना, क्या जो पूंजीपति कहते हो, आप क्या कर रहे हो कि एक जो होता है ना कि मतलब आप ऐसा समझ लो ना कि मतलब एक ऐसी आइडियोलॉजी पैन, एक आइडिया की बिल्कुल जो हम कह रहे हैं वही सही है, ठीक है, इसके अलावा हम कह रहे हैं जो सही हो तो चलो ठीक है, हम जो नहीं कह रहे हैं वो आपको नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे ये जो कम्युनिस्ट चे गुएवारा की बात, हाँ चे गुएवारा की बात होती है, कितने मर्डर करे हैं उस बंदे ने। चे गुएवारा डॉक्टर था, ठीक, वो एक मान लीजिए एक ऐसी शासन प्रणाली के खिलाफ लड़ रहा है जो शासन प्रणाली मतलब किलर तुम्हारा हीरो नहीं, कितना बड़ा किलर नहीं, ठीक है। एक बंदे ने कहा चे गुएवारा से, मेरी बात सुनिए, एक बंदे ने चे गुएवारा से कहा मेरा खेत है, यहाँ पे किसी का राज नहीं, मेरा खेत है, मेरा ये 20 बीघा मेरे बाप ने दादा ने मुझे दिया है, मैं नहीं दूंगा तुम्हारी सरकार को। चे गुएवारा ने बोला तुम तो कैपिटलिस्ट हो गए हो, और कैपिटलिस्ट सजा पता है क्या होती है? मौत होती है, और उसको मार दिया। नहीं तो अब आप सोचो इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। और किसको, जिसकी टी शर्ट में छाप के चलते हैं आजकल के लौंडे, उनको पता तक नहीं चे गुएवारा फोटो छपी है। वो फैशन है भाई, मैं बता तो रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया। मेन चीज देखो, जैसे आज के टाइम में आप देखोगे ना, बोलते हैं ट्रेंडिंग, ठीक। मैं बताऊं कम्युनिज्म बेसिकली क्या है कि आज का जो कम्युनिज्म है, आज से 50 साल 100 साल जो पहले का कम्युनिज्म है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली कई चीजों का अमलगम है
हिटलर के मंत्रिमंडल में एक जो है मंत्री हुआ करता था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। हाँ हाँ हाँ, वो सबसे क्लोज था उसके भाई। ठीक है, और मुझे मुझे उसका नाम भी नहीं याद है, हाँ नाम भी मुझे याद था। नाम अच्छा सा नाम है अभी। एक फिल्म आई थी वॉल्करी, हम्म, उसमें जो है उस फिल्म के तहत ये दिखाया गया है कि वो कितना इंपॉर्टेंट था हिटलर के लिए। हाँ, तो उस चीज को कम्युनिस्टों ने क्या किया, हिटलर से ग्रहण कर लिया। ठीक है, अब ये कोई चीज होती है, आप देखते होंगे बहुत मतलब बेतरतीब तरीके की जो चीजें फैली हुई हैं, उनको समेट के इतना बढ़िया पेश करेंगे झूठ बना करके कि आप देखोगे कि आपको लगेगा यार यही सच है। तो मैं एक बात बोल रहा था कि फैक्ट्स और लॉजिक वाली बात, ये क्या कर देते हैं कि अपने लॉजिक से फैक्ट्स को इतना तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं, पता चलता है कि आपका हीरो जो है यही है, बाकी जो चीजें हैं वो साइड लाइन है। ये वाला जो विचार था ना, जो भगत सिंह वाला विचार था कि एक ही बंदा इतना पॉपुलर क्यों है, जानते हैं हमारे मन में कहाँ पे आया था विचार? मुंबई गया था मैं, वहां पे राजगुरु के स्टैचू के सामने खड़े फोटो खिंचवाई है मैंने। वहां जब मैं खड़ा हूं, मैंने बोला यार एक बात बताओ यार, भगत सिंह क्यों पॉपुलर है? ये भी तो साथ में ही मरा था, ये भी हंसते हुए गया था, ये क्यों नहीं पॉपुलर? नहीं, ये मैं बताऊं, जैसे ये अभी जो चीज चली है ये तो बात की चीज है। शुरू में जब मुझे लगा, अब ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उसके पीछे उसकी फोटो लगी रहती है, ऐसा लगता है यही क्रांतिकारी है। ना ना ना, भगत सिंह के मतलब राजनीति रोए बराबर नहीं है भाई साहब। नहीं, हाँ। वो राजनीति चीज हो गई। राजनीतिक चीजों में क्या होता है कि जैसे किसी बाबा, चीज का आप आप ही राजनीति कह रहे थे ना, राज की नीति होनी चाहिए, नैतिकता भी होनी चाहिए। नीति जो है नैतिकता वाली चीज है, लेकिन मानता कौन है, करता कौन है? होना क्या चाहिए, क्या हो रहा, दोनों में फर्क है भाई। होना है क्या चाहिए और क्या हो रहा, दोनों में फर्क है। राजनीति की बात हमने कहा, राज्य से जुड़ी हुई नीति है। नीति जो है अपने आप नैतिक सबसे निकल करके आया है, ठीक। लेकिन हो क्या रहा है, लोग क्या करते हैं कि राजनीति में जो बहुत सारे षड्यंत्र, बहुत सारी चीजें डाल करके इन्होंने क्या किया, उसको सत्ता पाने का एक साधन बना लिया। बेसिकली राजनीति जो है सत्ता पाने का साधन नहीं है, वह जो है राज्य के, समाज के लोगों की सेवा की नीति है, सेवा की भावना है। और कोई जरूरी नहीं कि अगर आप राजनीति से जुड़े या राजनीति कर रहे हैं तो आप जो है सत्ता को प्राप्त करें ही। बहुत सारे लोग हैं जिनका सत्ता से लेना देना नहीं है, लेकिन समाज में सक्रिय रहते हैं। सो कॉल्ड कम्युनिस्ट देखो। नहीं, इनका तो नहीं, नॉट, मैं इससे एग्री नहीं हूँ। कम्युनिस्टों के जो है सीधे सीधे चीज है कि सत्ता प्राप्त करना और सत्ता प्राप्त करके व्यवस्था बदल देना और उसके बाद कभी छोड़ना नहीं। हाँ, ये वो तो सत्ता के लिए लगे हुए हैं भाई, कौन सा। और रही बात जैसे भारत में सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया तो कम्युनिस्ट विचारधारा ने पहुंचाया। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पीयूष मिश्रा जी कहते हैं कि स्टालिन एक व्यक्ति है, वो ये बताएगा कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे सोना है, और जो वो कहेगा वही मानना है। तो एक याद है बीच में बड़ा सा डायलॉग निकला था कि इस्लाम माइनस अल्लाह इज कम्युनिज्म, क्योंकि उसमें भी एक व्यक्ति वो बताएगा सुन्नत है उसकी, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी आइडिया अगर इस चीज का दावा करता है कि जो है वही सब कुछ है, वही एब्सोल्यूट है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कोई आइडियोलॉजी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज अगर इस चीज का दावा करता है कोई एब्सोल्यूट है, तो उससे बड़ा फ्रॉड कुछ हो ही नहीं सकता है। सोच के स्तर पे, व्यवहार के स्तर पे, हर चीज पे जिसने भी ये दावा कर दिया कि वो एब्सोल्यूट है, चाहे वो आइडियोलॉजी आप उठा लो, चाहे वो रिलीजन उठा लो, नो वो डिफरेंट थिंग। एब्सोल्यूट होने का मतलब मैं ही सही हूं और बाकी सब काफिर हैं, ये नहीं चल पाएगा। अच्छा एक बात बताइए, वो भी ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा था, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। मुझे ऐसा लगता है कि संसार में जो एक किसी और जगह स्वर्ग है, जितना इस सोच ने दुनिया का नुकसान किया है उतना और किसी चीज ने नहीं किया। देखिए, एक पलायनवादी सोच होती है, पलायन मतलब भागना, जो तो ये पाप है ना? आपको नहीं लगता जिसने भी पहली बार बोला होगा स्वर्ग, जैसे भारत में स्वर्ग की जो हिंदुओं की परिभाषा है बाबा, वो ऐसी है कि इनके लिए स्वर्ग का मतलब हुआ कि नहीं, कहते हैं कि इंद्र वहां रहता था हिमालय के पास, उसका जो राज्य था इतना सफल था, उसको स्वर्ग कहा जाता था। भारतीय परंपरा में, मैं हिंदुओं की बात नहीं कहूंगा, भारतीय परंपरा में स्वर्ग की जो धारणा है, जो जीवन भर सबसे ज्यादा नैतिक कर्म करता है, ठीक। और नैतिक कर्म भारत में धार्मिक नहीं है, नैतिक, ड्यूटीज। हाँ, ड्यूटीज, धर्म मतलब और स्वयं के प्रति, समाज के प्रति, दोनों।
जो करता है उसके लिए स्वर्ग की बात रखी गई थी। अगर स्वर्ग का प्रलोभन दिया भी गया था तो स्वर्ग के प्रलोभन कोई अनैतिक चीज नहीं थी, नैतिक चीजों पे था। और आम जनमानस के लिए इस तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं क्योंकि हो सकता है कि उस प्रलोभन के द्वारा ही वो अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक। लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज किया कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो जन्नत नसीब होगी, और अल्लाह की राह में या फिर सो कॉल्ड भगवान की राह में या किसी के भी खुदा गॉड जीसस किसी के भी राह में आप जानते हो ना, ये वाला तो अच्छी तरह से पढ़ा होगा। यूरोप में स्वर्ग के टिकट बिकते थे 100 पाउंड के, आज से 300 साल पहले। मालूम है मुझे, ये टिकट खरीद लो, इसके बाद मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। हाँ, वो चर्च बेचता था उसको, चर्च बेचता था। पाप मुक्ति पत्र हुआ करते थे, पाप मुक्ति पत्र हुआ करते थे। और वो पता है लोग मेहनत से पैसा कमाते थे उसको खरीदने के लिए। भाई यही चीज है ना, देखिए जो भारतीय परंपरा वो ये कहती कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ। आप क्या करो, सबके प्रति आप अपना ये ऐसे व्यवहार, तालाब खुदवाओ, कुएं खुदवाओ, अनाथ आश्रम खोलो, हाँ, आप जहाँ पे समाज का भला हो सके, समाज का भला हो सके, और आंतरिक रूप से आपका जो मन और विचारों, लोकतंत्र से बात शुरू हुई थी। तो जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की जो भी जितनी वैल्यूज है ना, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए। यही भारतीय परंपरा बताती, वही हमारी जो नैतिकता है। और उसी में स्वर्ग की बात कही जा रही, और स्वर्ग से भी आगे बढ़ के यहाँ पे मुक्ति की बात कही गई थी। मुक्ति एक ऐसा लक्ष्य था, या मुक्ति या मोक्ष एक ऐसा लक्ष्य था कि आप सदकर्म करते जाइए तो आप जो है मुक्त हो जाएंगे। तो मुझे नहीं मालूम है ना, मेरा कोई ऐसा अनुभव है मुक्ति के बारे में, हो सकता होती हो, नहीं भी होती हो, बहुत जेल में चीजें हैं। लेकिन उसका जो उद्देश्य था वह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा था। उसमें यह था कि व्यक्ति को जो है अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित किया जाए, और अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे करने पे आपको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, सब चीज मिलेगी। आपकी जो परंपरा थी, आपका जो धर्म था, धर्म भी नहीं कहूंगा, परंपरा या फिर पंथ कह सकते हैं, आपके जो सनातन पंथ है इस देश के, जो हमेशा से रहे, वो कभी ये नहीं कहते थे कि मेरी बात सुनोगे तभी स्वर्ग जाओगे। कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम भगवान को मत मानो तब भी तुम स्वर्ग के एलिजिबल हो। उन्होंने एक चीज कहा, उन्होंने कहा कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सच एक है, लेकिन विप्र मतलब विद्वान, नॉट ब्राह्मण। विद्वान बहुत चीजें बताते हैं, मतलब आप अल्टीमेटली जो चीजें होती हैं, जो क्रक्स है वही है, लेकिन उसको पाने के 1000 तरीके हैं। ये देखिए, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये नहीं हुआ कि बिल्कुल एकदम कि यही जो कहा गया यही करो, ठीक है। तो ऐसा मतलब नहीं, कट्टरता नहीं है। एक भगवान है, उसकी एक किताब है, और ये 10 रास्ते हैं, अगर इन पे नहीं चलोगे तो नर्क जाओगे। यही चीज। और दूसरा, जैसे क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट धारणा है परलोक की, या फिर दूसरी दुनिया की जो एक धारणा है, या स्पिरिचुअल जो चीजें होती हैं, जो धारणा है, वो बेसिकली भारतीय परंपरा में इस वजह से आई कि जो आपकी दुनियादारी की चीजें हैं, उन चीजों को हम व्यवस्थित कर पाए, उन चीजों में हम एक अच्छी सी नैतिक व्यवस्था स्थापित कर पाए। लेकिन जैसे ही आप अपने सनातन व्यवस्थाओं की बात करते हैं, सबसे पहला जो हमला करते हैं लोग, वो आते हैं जातिवाद लेके, कि आपने जातियों में विभक्त कर दिया हमको, इसलिए आपका धर्म घटिया, क्योंकि आपने धर्म को जाति में। देखिए, सबसे पहला हमला यही होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊं, बेसिकली जाति व्यवस्था जो है वो सारे समाज में पाई जाती थी। ये जाति ना होकर अभी भी पाई जाती है। हाँ। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में जातियां हैं, मालूम है मुझे और उनको रिजर्वेशन मिलते हैं। मुझे पता है, बताइए। मुझे पता है। इसमें देखिए ऐसा है, सिखों में जाती है, सिखों में भी जाती हैं। और जो पैकेजिंग होती है वो ये होता है कि नहीं, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं, पैकेजिंग की बात नहीं। मैं आपको बताऊं सीधी बात, बेसिकली एक श्रम विभाजन का नियम था। अगर इसकी आप जड़ में जाएंगे, श्रम विभाजन का नियम था। हाँ, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे, जैसे आप ग्रीक सोसाइटी देख लीजिए, वहां पे दार्शनिक मतलब पंडित जी लोग हैं, ब्राह्मण हैं, और वहां पे जो मिलिट्री वाले लोग थे, आर्मी वाले लोग थे, उनको आप क्षत्रिय कह सकते हैं। जो उत्पादक वर्ग है उनको आप शूद्र कह सकते हैं। इस तरीके की चीजें थी वहां पे भी। शूद्र का मतलब ये नहीं था कि शूद्र मतलब, सुनने में तो बहुत ऑकवर्ड लगता है ये शब्द,
नहीं, उत्पादक वर्ग, हाँ, कोई खराब वर्ग नहीं है, वही सबका पेट लेबरर्स, पालता है, लेबरर्स। वही सबका। भाई जैसे आप लोहार, किसान वगैरह शूद्र हाँ, कहा जाता है, किसान को भी शूद्र कहते हैं। बिल्कुल उत्पादक है, हाँ, उत्पादक है, हाँ, लेकिन वही पूरे समाज का पेट पालता है। हाँ। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, जो उसका दार्शनिक ब्राह्मण है उसका काम है समाज को by दिशा देना। definition, अगर आपके खेत हैं और आप खेती करवा रहे हो, मैं खेती करवा रहा हूँ, कहीं ना कहीं हम भी शूद्र हैं। बिल्कुल, By definition शूद्र हैं। जो उत्पादकता से जुड़ा हुआ है वो शूद्र है, सीधी सी कहीं ना बात है। कहीं आज जो है इस देश में मैं और आप क्षत्रिय भी हैं, आज की डेट हम ब्राह्मण भी हैं, हम वैश्य भी हैं क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और हम शूद्र भी हैं क्योंकि बिल्कुल हम ऐसे, खेती किसान अपना जूता खुद साफ करते हैं, खेती किसानी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की देश डेट में हम ये तीनों हैं, चारों जातियां एक व्यक्ति एक देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, सब में ये गुण पाए जाते हैं। श्रम विभाजन इस तरीके से लागू किया गया कि मान लीजिए आप युद्ध कला में या फिर शारीरिक रूप से अब इसी से मैं आपको ले चलता हूँ ऋग्वेद पे। ऋग्वेद में जिस पुरुष की कल्पना की गई उसे यही तो कहा गया, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, और आपका उदर वैश्य है और पैर आपके शूद्र है कहा गया। तो जो जिस ऋग्वेद पे हमला क्या किया जाता है कि देखिए ये हेड को ब्राह्मण, हेड बड़ी चीज है, अच्छी चीज को ब्राह्मण बता दिया, आर्म्स में क्षत्रिय हो गया, स्टमक में वो हो गया, वैश्य हो गया, और तुम शूद्र देखो चरणों में हो तुम। जबकि जो मैंने अभी ये बात कही है कि चारों व्यक्ति, चारों आपके अंदर हैं, अभी इसी मोमेंट पे चारों हैं आपके अंदर। हाँ बिल्कुल है, लेकिन चारों का जो अनुपात है उसके आधार पे वर्गीकरण किया गया था। ऋग्वेद में भी यही उल्लेख है कि एक उल्लेख आता उसमें श्लोक में कि मैं एक कवि हूँ, मेरी माता जो है आटा पीसती है और पिता पता नहीं क्या करते हैं, मतलब एक ही परिवार में सारे काम करने वाले लोग हैं। तो एक श्रम विभाजन था, उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि जो है जाति। बाद में लोग क्या हुआ कि बाहरी आक्रमण भी हुए और जो हमारे यहाँ व्यवस्था थी वो जड़ हो गई, निश्चित रूप से जड़ हो गई, और हमारे समाज के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से, बिल्कुल। आप एक चीज ये सोचिए कि आपके लिए सीधी सी बात है, समझ लीजिए कि जिसके लिए जो ड्यू है या ड्यूज है उसको मिलने चाहिए। अगर कोई, जैसे आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जैसे सचिन तेंदुलकर हुए, ठीक। अब सचिन तेंदुलकर शायद बाय कास्ट ब्राह्मण है, ठीक है, वो हाई स्कूल पढ़े हुए हैं या 12वीं पढ़े हुए हैं, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो कम पढ़े लिखे, हाँ 10वीं फेल है शायद, ठीक। लेकिन सचिन तेंदुलकर को अगर आप पता चले कि पढ़ाओगे, वो एसएससी पास करके कहीं क्लर्क बन के बैठे होते, ठीक है, तो उनका ड्यूज क्या था, वो बल्लेबाज है, उसको बल्लेबाजी कराओ, ठीक है। फिर अभी एक लड़का है, क्या नाम है उसका, रिंकू सिंह, वो अब देखिए उस कम्युनिटी से आता है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आता है, हाँ, वो शानदार बैटिंग, शानदार। तो जिसका जो ड्यू है, जिस काम में जो माहिर है, उससे वो कराओ। इसका पर्पज ये था, जाति व्यवस्था थोपना नहीं था। बाद में चीजें आई, भारत में, भारतीय समाज में जितनी ज्यादा विकृतियां आई हैं, ज्यादातर विकृतियां आप देखेंगे जो बाहरी आक्रमण हुए हैं उनसे। अच्छा, एक चीज हम पढ़ रहे थे बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे किताब का नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें ये कहा जाता है कि जो गाली गलौज है, माँ बहन की गालियां, ये आक्रमणकारियों के द्वारा भारत में आई। भारत में इस तरह माँ बहन गाली नहीं, हाँ, भारत में देखिए ऐसा है कि जो हमारी परंपरा है वो बेसिकली जो उसकी जो जड़ है या जो बुनियाद है वह बहुत ही नैतिक है, ठीक। अलबरूनी लिखता है ना कि भारतीय नैतिक इसलिए है क्योंकि वो ऐसे ही हैं, इसके पीछे ना उनका धर्म कारण है, ना वो भगवान से डरते हैं, वो अच्छे हैं क्योंकि वो ऐसे ही हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था, जो डेमोक्रेसी की बात जब हुई थी तो यही मैं कहना चाह रहा था, सोच में डेमोक्रेसी है हमारे, हम किसी का अहित नहीं कर सकते, किसी को मार पीट नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है कि जब कोई बनी बनाई व्यवस्था है, उसमें बाहर से इंटरवेंशन आएंगे तो उसमें विकार पैदा है, उसमें इस तरीके की चीजें, एरर, जब वायरस घुसेगा तो एरर आएगा ही। तो अब उस एरर के लेकर के, आप एरर को लेकर के ये नहीं कह सकते हो कि आप, पर हम सभी के समाज के कुछ लोग ऐसे भी थे तो जिन्होंने विदेशियों का बाहें फैला के स्वागत किया था। भाई आप एक चीज बताओ, बात हमारी चल रही थी, हमने कहा कि एब्सोल्यूट वाली चीज, एब्सोल्यूट से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है। मैंने कहा भारतीय अच्छे हैं, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन मैं 100% भारतीयों के बारे में कभी गारंटी से नहीं कह सकता। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जनरल डायर का जो थाना था जहाँ पे जनरल बैठता था, वहां पे उस सड़क से किसी भी भारतीय का गुजरने का एक ही तरीका था कि आप बैठ के जाएंगे, खड़े होकर नहीं जाएंगे, आप बैठ के या घिसटते हो जाए और उसके थाने के सामने से गुजरेंगे, क्योंकि किसी भारतीय ने किसी गोरी महिला को लपड़ मार दिया था उसी सड़क पे। उसके थाने का नियम था कि मेरे थाने से कोई इंडियन गुजरेगा, सब सिख रहते थे वहां पे,
सब गौरवान्वित सिख रहते थे वहां पे, पहला। दूसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, हम हमेशा चर्चा करते हैं कि जनरल डायर ऐसा था वैसा था। गोलियां चलाई किसने थी? भारतीयों ने चलाई, भारतीय सैनिक को चलाई थी, है ना। भारतीय सैनिक आदेश रूप से वो था। थे, नेपाली थे, वो थे, गुरखा थे सारे, मतलब पूरे 120 लोग गुरखा थे, जिन्होंने गोली मारी सब गुरखा थे। तीसरा सवाल, गोली कांड के 3 दिन बाद हरमिंदर साहिब ले जाया गया उसको, क्योंकि हरमिंदर साहिब और जलियांवाला बाग सामने सामने है। वहां जाकर उसको सिख बनाया जाता है, जनरल डायर को सिरों पर भेंट किया गया था, सिरों पर भेंट किया जाता है। और जब वो उसको कहा जाता है कि हमारे यहाँ सिगरेट नहीं पीता, तो कहता मैं सिगरेट नहीं छोड़ सकता। तो उसमें कोई सरदार कहता है कोई गल नहीं जी, सिगरेट नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, सिगरेट तो चलेगी, इतना तो बर्दाश्त कर ही सकते। ये क्या था, ये मुझे समझाइए, क्योंकि मैं ना, मेरी समझ के जब मैं पढ़ा मैं होश उड़ गया मेरे। नहीं, आप एक चीज ये बताइए, जैसे हमेशा समाज जो कई भागों में बटा हुआ रहता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि अंग्रेज भारत में आए हैं, जैसे मुगल आए शासन करते रहे, वैसे अंग्रेज भारत में आए, ये भी यहाँ पे शासन करते रहेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे, पहली चीज तो उनको उन्होंने वैध शासक मान लिया था। दूसरा चीज क्या था कि अंग्रेजों का हित, अंग्रेजी सरकार का या अंग्रेजी जो हुकूमत थी उसका हित भारतीयों का हित विपरीत था। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को समझा और वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए, अहिंसक आंदोलन हुए, हिंसक आंदोलन हुए, सारी चीज हुई। लेकिन जो ये मान के चलते थे कि अंग्रेज शासक है, इनके सहयोग से हमको, तो भारतीयों में भाई देखो जयचंद की बात जो चल रही है, अंग्रेजों के पहले के ही है जयचंद विभीषण, जो भी चीजें कहा जाता है वो भी तो भारतीय परंपरा में है। तो मैं एब्सोल्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकांश भारतीयों की बात या जो नैतिक नियम है जो सबके लिए, उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन भारतीयों के पूरे चरित्र की बात जब हो रही है तो मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता हूँ। पर मुझे जयचंद पे आते हैं, जयचंद के ऊपर मेरा ये मानना था, जयचंद पे विशेष रूप से, ऐसा समाज जहाँ पे महिला का जो विवाह है उसका निर्णय पिता करता है, और ऑनर किलिंग आज तक होती है, हिंदू करते हैं, मुसलमान करते हैं, ऑनर किलिंग करते हैं। नहीं तो ऑनर किलिंग में आप विदेशी से मिलकर के थोड़ी कराएंगे। नहीं, सुन तो लीजिए पूरी बात, ठीक है। ऑनर किलिंग की चर्चा अभी तक है। अब क्या होता है, एक लड़का आता है, भले ही वो सम्राट है, आपकी लड़की उठा ले जाता है, आपकी मर्जी के विरोध में आपकी लड़की भी चली जाती है। अब उस पिता की फ्रस्ट्रेशन समझिए, जो एक पिता है ना, वो पिता है उस लड़की का, उसके ईगो को लात मार के उसकी लड़की उठा ले गया कोई आदमी, संयोगिता को। तो जब ऐसी हरकत कोई करेगा और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है हराने का, आपको लगता है ऐसा कोई स्टेप, बड़ा स्टेप उठा सकता है आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, उठाता है कोई भी व्यक्ति वहां पे रहेगा, इस तरीके से चीजें करते हैं। देशभक्ति तो अब आई ना हमारे अंदर। ना देखिए वो ठीक है, मान लीजिए जयचंद ने किया, बात क्या होती, बात होती प्रतीकों की। मैं यहाँ पे जयचंद को एक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, विभीषण को एक प्रतीक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये जो बात हो रही है प्रतीकात्मक हो रही है। मैं यहाँ पे जयचंद के साथ जो घटना घटी या विभीषण के साथ जो घटना घटी चीजें, मैं उनको ना तो जस्टिफाई कर रहा हूँ, ना मैं उनके फेवर में, ना मैं एक प्रतीक की बात कर रहा हूँ कि जयचंद और विभीषण की अगर बात कही जा रही है तो उन्हें ये माना जाता है कि उन्होंने धोखा किया या उन्होंने विरोधी पक्ष या शत्रु पक्ष से वो जाके मिल गए, ठीक है। तो मैं ये एक रूपक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर अगर आपको जेन्युइनली अगर आपको ढूंढना है गद्दार, मीर जाफर, जेन्युइन गद्दार, उसमें कोई मिलावट नहीं भाई। देखिए मीर जाफर पास कोई कारण भी नहीं था वो गद्दारी करने, नहीं जो उसने किया। मीर जाफर छूट गया, मीर जाफर का भी नाम इस श्रेणी में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, मीर जाफर का भी। मीर जाफर को अभी भी लोग मानते हैं चीजें। मनुष्य जो है कोई भी, पर वो जेन्युइन गद्दार है क्योंकि उसके पास प्रलोभन के अलावा कुछ नहीं था भाई। अब जयचंद के पास देखिए, विभीषण के पास प्रलोभन कुछ नहीं था, केवल एक था, उनको लगता था ये ईश्वर का अवतार है। नहीं, हाँ नहीं, विभीषण वाले मामले में हो रहा था, विभीषण ने क्या कहा कि ईश्वर के अवतार तो चलो ठीक है, लेकिन वहां पे नीति की लड़ाई थी, नीति की लड़ाई थी। अब चलो मैं थोड़ा और बार को पुश करता हूँ, राज्य मिलना था। रावण की अगर हत्या हो जाती है तो राज्य किसको? अच्छा, विभीषण को कभी ताकतवर नहीं दिखाया गया, सोच के देखिए। रावण ताकतवर, कुंभकर्ण ताकतवर, है ना, मेघनाथ ताकतवर, नहीं तो विभीषण एक लपू झन्ना टाइप का आदमी। नहीं तो विभीषण के साथ एक चीज ये थी भाई, चलिए ठीक है, सारी चीजें मैं मान रहा हूँ विभीषण की, लेकिन विभीषण का जो चरित्र चित्रण किया गया वो नैतिक किया गया, धार्मिक किया गया है, ठीक है। तो नैतिक और धार्मिक होने के कारण जो है विभीषण का इतना समर्थन मिलता है। आप नैतिक धार्मिक कह लीजिए, मैं अपने परिवार की बात कर लेता हूँ। हम सभी के परिवार में 4 भाई हैं, 3 भाई ताकतवर हैं, उन तीनों जीतना मुश्किल है, चौथा भाई लप्पू जन्ना एकदम,
समझ रहे हैं? अब क्या है कि तीनों भाई को अगर उसको ये दिमाग में आ गया कि ये जो सामने वाला ज्यादा ताकतवर है, ये भाई जो है सामने वाले बीवी के साथ गलत भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के कोने में मेरी सारी नैतिकता के अलावा इतना जरूर है कि यार सत्ता मिलेगी अपने को साथ। नहीं देखिए, हो सकता है, मैं इस चीज का खंडन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों लगती है बात कर, नहीं, मैं इस चीज का खंडन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका समर्थन भी नहीं कर रहा हूँ। समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो कालखंड, जो चीज लिखी गई, जो हम पढ़ने से जो चीजें हम जान रहे हैं, जो चरित्र चित्रण हुआ, जो भी चीजें हुई, उससे हम इस निष्कर्ष पे नहीं निकल सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कि हो सकता है ये कर रहा हो सकता है आदमी स्वार्थी रहा हो, मेरे मन में तो ये है नहीं, मैं मनुष्य की तरह लॉजिकल सोचता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा तो होगा, 5% रहा होगा। देखिए मैं रहा होगा, नहीं, मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है, लेकिन जिस चीज के बारे में मैं पूरी तरीके से नहीं जानता हूँ उसके बारे में मैं आधिकारिक रूप से और आग्रह पूर्वक नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि कारण क्या है, तब अगर मैं वो चीज कह रहा हूँ तो फिर वो जो कम्युनिस्ट है और वो जो पैन वाला कॉन्सेप्ट है, तो फिर मैं भी उसी ढर्रे पे आ जाऊंगा। पर मेरा ये कहना है कि मैं सिर्फ सिंपल एक ह्यूमन लॉजिक लगाता हूँ, ह्यूमनली पॉसिबल है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरे बाकी के भाई, उनका पुत्र, मतलब मुझे सत्ता नहीं मिली, ये मोहम्मद जिन्ना वाली बात है कि मैं हमेशा माइनॉरिटी में रहूंगा। नहीं, ये देखिए मैं बताऊं, ये चीज है आज के टाइम में भी देखेंगे लोगों के व्यवहार में इस तरीके की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें व्यवहार में होती हैं, लेकिन हम किसी चीज के बारे में दावे के साथ तभी कह सकते हैं जब हमको सारी चीजें पता, किसी को नहीं पता। हाँ, कहां से पता? तो मेरा ये तो मनुष्य के, ये तो वो मैं बता रहा हूँ जो मनुष्य छुपाता है, ये वो बताए ना जो वो बताता है। नहीं, कहीं ना कहीं तो होता है ना उसके मन में थोड़ा सा, क्या है? नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें जो है क्या होता है कि त्याग से ही सुख मिलता है। जैसे महात्मा गांधी भी चाहते, हनुमान जी, हाँ, जैसे हनुमान जी हुए, और जैसे महात्मा हनुमान जी के साथ साथ भगवान श्री राम भी त्याग दिया, ले जाओ, बिल्कुल त्याग, ठीक है। शिव जी, भगवान शिव, भाई शिव, भगवान उनसे बड़ा त्यागी, हाँ भाई, ऑर्डर दानी उनको इसीलिए कहा जाता है, ठीक है, कोई दानी हो नहीं सकता। तो भारतीय परंपरा में दान पुण्य का रहा तो वह भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर स्वार्थ एग्जिस्ट करता है, मोह एग्जिस्ट करता है, तो त्याग भी एग्जिस्ट करता है। तो और जो त्याग एग्जिस्ट कर रहा है वो भी एक धड़ा है, और उसको भारत में त्याग को, इन सब चीजों के मतलब मानने वाले लोग की लंबी परंपरा है। भारतीय दर्शन में जैसे, और इसको जो है वो किया गया, महिमा मंडित किया गया है भारत में। जैसे भारत में ऋग्वेद में लिखा गया है कि उसने युद्ध किया, युद्ध करके नर पे उसने, ये ऋग्वेद में कहीं नहीं ऐसे लिखा गया है कि कम्युनिटीज पे हमला करके वो दास बनाया गया। उसने कहा नर ने वो किया और नर को दास बना लिया, ऐसे लिखा गया है, नर करके लिखा गया है। तो जब कम्युनिस्ट उसको देखता है, कम्युनिस्ट तिहार का बोलता है, देखिए तुम्हारे यहाँ दास प्रथा थी, समझ रहे? और जब हमारे आप अपनी दृष्टि से आपको लगा नर का, फिर मैंने सोचा, मैं पढ़ रहा था यार, नर का मतलब अपनी बात तो नहीं कर रहा था कि मैंने अपने ऊपर कब्जा कर लिया है, अपने आप को जीत लिया है। भाई यही चीज मैं कह रहा हूँ कि जैसे कम्युनिस्टों की भाई बात देखिए, अभी मैं आपको बताऊं, उनके तर्क कुतर्क आप जब पढ़ेंगे, आपने देखा होगा एकलव्य वाली बात आपने देखा होगा कि एकलव्य की बात चलती है। तो मैं चूंकि इतिहास भी थोड़ा बहुत मैंने पढ़ रखा था, तो मैं भी थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति का चीजें देखता हूँ, और इस समय तो सोशल मीडिया पे चीज बहुत कॉमनली घूम रही है। भाई मगध के, बिहार के सेनापति का लड़का है वो, और उसको उन्होंने शूद्र घोषित कर दिया एकलव्य को, ठीक है। वामपंथी इतिहासकार। अच्छा, एक और एकलव्य के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि दो विचार है एकलव्य। एक तो ये है कि द्रोणाचार्य ने देखा कि कुत्ते की केवल जुबान में पतले पतले तीर लगे ताकि वो भौंक ना सके, और उसकी जुबान से खून भी नहीं निकलता। तीर निकालेंगे, तीर निकालेंगे, उसकी कोई खून नहीं आएगा, उसकी जुबान एज इट इज रहेगी। इतना कुशल जो है धनुर्धर था। और उन्होंने ये लॉजिक है, और वो जाते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम मुझे अंगूठा दे दो, क्योंकि मैं जेलस हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपना अंगूठा दे दो, और ताकि तुम जो है मेरा जो धनुर्धारी शिष्य है वो हो सके, टॉप कर जाए। लेकिन अगर आप द्रोणाचार्य कैरेक्टर को डीपली स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि द्रोणाचार्य सदैव चाहते थे कि अश्वत्थामा सबसे बड़ा धनुर्धर हो, क्योंकि पुत्र मोह, उनका पुत्र मोह के लिए ही उन्होंने सब किया। मतलब पुत्र मोह के सबसे बड़ा उदाहरण द्रोणाचार्य है। धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य दोनों उदाहरण, तो अर्जुन कोई कारण हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। दूसरा मैं अप्रोच बताता हूँ इसी मुद्दे पे। किसी ने देखा नहीं उसको तीर मारते हुए, जो उसने तीर मारा किसी ने देखा नहीं, तो नोबडी नोज कि वो कितना हो सकता है उसने कुत्ते को पकड़ के उसे तीर लगा दिए।
किसी कहीं वर्णन तो है नहीं कि कैसे तीर मारे गए, केवल बताया गया कुत्ते मुंह में तीर थे, जब वो पहुंचता है उन्होंने देखा, उसको जाके अंगूठा मार दिया। तो ये किसी को नहीं पता था कि तीर बाण से मारे गए, हाथ से मारे गए, पकड़ के डाल दिया गया समूह में, कहीं लिखा नहीं है। तो जब द्रोणाचार्य, ये भी तो हो सकता है द्रोणाचार्य जाते हैं बोलते हैं जब निरीह प्राणी पे कोई व्यक्ति इतना ज्यादा अत्याचार कर सकता है तो इससे अच्छा है उसका अंगूठा रख लो ताकि अगली बार ऐसा ना करे।